हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हमारे साथ है नेहा इंद्रानी, जिन्होंने आईआईटी बॉम्बे से एमएससी परस्यू करने के बाद इन्होंने एमएससी केमिस्ट्री किया। उसके बाद इन्होंने जॉब को वहीं से डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू जॉब ली है एक रिसर्च बेस्ड कंपनी के अंदर। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे क्या इनका वहाँ पर एक्सपीरियंस है आईआईटी बॉम्बे के अंदर, और कैसे इन्होंने वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और इनका वहाँ पर एक्सपीरियंस अभी कैसा चल रहा है। तो ये सब हम इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे और करते हैं गाइस फिर स्टार्ट इंट्रोडक्शन के साथ। नेहा, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ओके, तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम नेहा इदनानी है। तो बेसिकली आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश। मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किरोरीमल कॉलेज से कंप्लीट किया है, बैचलर्स इन साइंसेस, केमिस्ट्री ऑनर्स किया था। आफ्टर दैट मैंने अपना मास्टर्स आईआईटी बॉम्बे से किया, स्पेशलाइजेशन इन केमिस्ट्री। एंड उसके बाद करेंटली मैं एज अ साइंटिस्ट पोजीशन एक केमिकल इंडस्ट्री में जॉब कर रही हूँ आफ्टर completing my graduation. So from 2020, almost 1.5 years I am working there. ठीक है। तो नेहा, सेशन स्टार्ट करने से पहले हम स्टूडेंट्स को प्लीज़ बता दीजिए कि आपकी क्या 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 रैंकिंग आई थी और आपने कौन कौन से इंस्टीट्यूट प्रेफर किए थे मास्टर्स के लिए। ओके, तो मैं एक बार पूरा प्रोसेस बताती हूँ कि जब आप अपना बीएससी कंप्लीट करके मास्टर्स के लिए परस्यू करते हैं केमिस्ट्री में, तो आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो बेसिकली आपके फिफ्थ सेमेस्टर में, मतलब जब आप बीएससी कर रहे होते हैं, तब आपको एक एग्जाम देना होता है विच इज नोन एज आईआईटी जैम, दैट इज जॉइंट एडमिशन एग्जाम फॉर योर मास्टर्स, जिससे आपको आईआईटीज और एनआईटीज में एडमिशन मिलता है। उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे अगर आपको डीयू में एमएससी करनी है, अगर आपको पीयू में एमएससी करनी है, तो सबके लिए अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। बीएचयू के लिए अलग एग्जाम होता है। तो स्पेसिफिकली अगर मैंने जैसे आईआईटी से किया है, तो मैंने आईआईटी जैम का एग्जाम दिया था, जिसमें मेरा 18th रैंक आया था। एंड कुछ 14,000 स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई करते हैं। एक बार जब आपका फेब में एग्जाम हो जाता है, यू गेट योर रिजल्ट्स मार्च में रिजल्ट आने के बाद आपका काउंसलिंग सेशन स्टार्ट होता है। तो काउंसलिंग बेसिकली, काउंसलिंग में आपको करना क्या होता है कि आपको लास्ट ईयर्स के रिजल्ट्स को पढ़ना होता है अच्छे से, कि आपको आपकी जो इस साल की रैंक है उसमें आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, और उस अकॉर्डिंग आपको आपकी प्रेफरेंसेस भरनी होती है उस फॉर्म में, जो अप्रैल के अराउंड आउट होता है। उस फॉर्म में आप अपनी प्रेफरेंस भरोगे। जैसे मेरी रैंक के अकॉर्डिंग मेरे को ऑलमोस्ट आई विल से कि सारे कॉलेजेस मिल रहे थे। देन आई हैव टू सेलेक्ट। तो मैं काफी कंफ्यूज थी कि मुझे आईआईटी दिल्ली ज्वाइन करना है कि आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन करना है। बट फाइनली मैंने सोचा कि व्हेन आई कैन गेट आईआईटी बॉम्बे, तो मैं वही प्रेफर करूंगी। एंड एक बार काउंसलिंग हो गया, आपने अप्लाई किया, एक सिलेक्शन के बाद उसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं, यू गेट डायरेक्ट एडमिशन इन आईआईटी। ओके, तो आपने जैम एग्जाम दिया था, तो उसके बाद क्या आपने किसी आईजर में इंटरव्यू दिया था, आईएससी में इंटरव्यू कहीं पर दिया था, या आप श्योर थे कि आपको आईआईटी बॉम्बे ही जाना है? रिसर्च के लिए तो मतलब डायरेक्ट एक्चुअली, पीएचडी के लिए एनरोल करने का क्यों नहीं सोचा? मेरा क्वेश्चन जस्ट ये था। तो मैंने जैम के साथ एक और एग्जाम दिया था, दैट इज फॉर टीआईएफआर। तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया था फॉर इंटरव्यू। तो सिर्फ मैंने टीआईएफआर हैदराबाद एंड टीआईएफआर मुंबई दोनों के लिए मैंने इंटरव्यू दिया था। बट आई डिड नॉट कंप्लीटली सक्सीड इन द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है मुझे टिफर का, बट मैंने वहाँ कंटिन्यू नहीं किया, बिकॉज दैट टाइम आई वाज नॉट श्योर कि मुझे एमएससी के साथ पीएचडी करना है या नहीं। आईएससी के भी काफी लोगों ने इंटरव्यू दिए थे, मेरा श्योर हो गया था तब तक कि मुझे आईआईटी बॉम्बे ही परस्यू करना है, तो मैंने आईएससी के इंटरव्यू नहीं दिए। बट आप आईएससी का इंटरव्यू भी देख सकते हो। इफ यू हैव अंडर 200 और 300 रैंक इन आईआईटी जैम, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नाइस। तो अभी स्टार्ट करते हैं, आपकी आईआईटी जर्नी कैसे थी। सबसे पहले आप स्टूडेंट्स को बताएंगे कि वहाँ का कोर्स स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या क्या मतलब कितना हेक्टिक होता है या थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। ओके, तो बेसिकली अगर अपन केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली बात करें, तो इनिशियली थोड़ा हेक्टिक लगेगा, क्योंकि तब क्या होता है कि आप जैसे ही फर्स्ट सेम में जाते हो, तो एक साथ एक तो आपका लेवल बढ़ जाता है, जो भी आपके कोर्सेज होते हैं सब एक लेवल ऊपर चले जाते हैं, तो उसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हर एक महीने में आपको ऐसा लगेगा कि एग्जाम हो रहा है, असाइनमेंट आ रहा है, उसकी तैयारी में टाइम चले जाता है। तो पहला सेमेस्टर चला जाता है उसका पैटर्न समझने में कि एक्चुअली आईआईटी का कोर्स चलता कैसे है। बट एक बार आपको वो फ्लुएंसी जनरेट हो गया, उसके बाद विद दी स्टडीज सेकेंड सेम से थर्ड सेम से लोग सारी चीजें जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है आईआईटी में, उन सब में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इट्स लाइक मॉर्निंग्स आर फॉर योर एग्जाम्स, नाइट में आप नहीं, मॉर्निंग्स आर फॉर योर क्लासेस, नाइट में आप अपनी एग्जाम्स की तैयारी करो, और शाम के समय यू कैन एंजॉय ऑल दी एक्टिविटीज जो आईआईटी बॉम्बे में अवेलेबल होती है। मतलब आपको मैनेज करना होता है कि कैसे आप सारी चीजें मैनेज करोगे वहां पे। ठीक है,
और बट कोर्सेज के अलावा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कुछ इवेंट्स या कुछ सेमिनार्स या वेबिनार्स कुछ ऐसे कंडक्ट करवाए जाते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छे हैं और उन्हें अटेंड करने चाहिए? जैसे जो हमारे बाहर प्रोफेसर्स होते हैं फॉरेन के, तो कभी अगर वो जैसे आईआईटी वगैरह आते हैं तो उनके लेक्चर्स वगैरह होते हैं, कभी ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, तो वो सब डिपार्टमेंट के अंदर ही होते हैं। जैसे अगर वैसे तो सारे बच्चों को अटेंड करना चाहिए, बट अगर कोई स्पेसिफिकली उस फील्ड में इंटरेस्टेड है, पीएचडी करने में इंटरेस्टेड है, तो डेफिनेटली उनको वो अटेंड करना चाहिए। ठीक है जी। ओके, तो इन्हें आपने कोई प्रोजेक्ट किया था एमएससी में, और अगर किया है तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दो, और उसको प्रोजेक्ट ने आपको कैसे हेल्प की प्लेसमेंट पाने में, उसको भी थोड़ा सा बताना, क्योंकि आपकी रिसर्च बेस्ड है, तो कितना उसका या वो रहा। ओके, तो बेसिकली जो हमारा कोर्स स्ट्रक्चर होता है, तो फर्स्ट सेम में तो आपकी कॉमन लैब्स होती हैं, तो इट्स अ 4 सेमेस्टर कोर्स की पहले साल में 2 सेमेस्टर, सेकंड साल में 2 सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेम में तो आपकी नॉर्मल लैब्स चलती हैं फर्स्ट और सेकंड में, जो सबके लिए कॉमन होती है। जब आपका सेकेंड ईयर स्टार्ट होता है तब आपको एक प्रोजेक्ट डिसाइड करना होता है। तो बेसिकली जो आप प्रोजेक्ट करते हो वो किसी प्रोफेसर के अंडर करना होता है, जो भी आपकी फैकल्टीज है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, किसी भी प्रोफेसर के अंडर आप अपना कोर्स ले सकते हो। तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना प्रोजेक्ट किया था अंडर प्रोफेसर घारपुरे सर। तो बेसिकली बीइंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे को वहाँ पे पूरा नॉलेज मिला कि कैसे आपके ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं, कैसे आप लैब्स में काम करते हो। आपकी आई विल यूज सम टेक्निकल टर्म्स की कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, रिएक्शन का सेटअप कैसे करते हैं, आप कैसे रिसर्च करते हो कि कैसे आप रिएक्शन सेटअप करोगे, क्या क्या उस चीज पे काम हुआ है। ये सारी चीजें आप अपने एमएससी के प्रोजेक्ट में सीखते हो, कैसे आप पेपर लिखते हो। एंड दीज ऑल थिंग्स जब आपको पता है कि एक्चुअली आपका काम क्या है, बीइंग अ केमिस्ट आप क्या काम करते हो, जब आप ये सारी चीजें अपने रिसर्च में अप्लाई करोगे, इट विल बी मोर इजी फॉर यू टू गेट अ जॉब इन द सेम फील्ड। ठीक है, बट यहाँ कुछ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं जानने के लिए कि क्या ये प्रोजेक्ट एमएससी प्रोजेक्ट मैंडेटरी होता है या चॉइस होती है करने के लिए? तो डिपेंड इट अगेन कॉलेज पे डिपेंड करता है। तो हमारे इधर पे उसके मार्क्स होते हैं, तो डेफिनेटली आपको करना ही पड़ेगा, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इट्स अ कंपल्शन, आई कैन से कि एमएससी में यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे में कंपलसरी है। कुछ आईआईटीज उसके अलावा आपको कोर्सेज देते हैं करने को, बट एक बेनिफिट होता है डेफिनेटली कि आपने सारे कोर्सेज तो पढ़ लिए हैं। एक बार जब आप अपने प्रोजेक्ट पे फोकस करोगे तो आपको खुद अपने बारे में पता चलेगा कि आप कितने इंटरेस्टेड हो आपके सब्जेक्ट में आगे करियर परस्यू करने के लिए, किस फील्ड में आप आगे जाना चाहते हो। तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा इफ यू कंटिन्यू दैट प्रोजेक्ट पार्ट। ठीक है। ओके नेहा, तो मैं यहाँ पर आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप स्टूडेंट्स को क्या रिकमेंड करोगे कि क्या उनको अपने माइंड में रखना चाहिए तब वो एक प्रोजेक्ट डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि तब एमएससी में कर रहे हैं तो उनको आइडिया नहीं कि रिसर्च क्या होती है, और उस अगर वो लेट्स से कोई टॉपिक चूज करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, तो उनको कोई आइडिया नहीं है। तो उनको किन किन चीजों का माइंड में रखना है ताकि वो एक डिसीजन एक उनका अच्छा जाए, वो बेकार ना हो, उसके लिए उनको रिग्रेट ना करना पड़े बाद में, तो उसका थोड़ा सा आइडिया दे दो। ओके, तो अगर हम लोग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो बेसिकली ये हमारे इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि अगर मान लो किसी को हमारे कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है, क्वांटम में इंटरेस्ट है, दे वांट टू परस्यू कि जहाँ पे वो कोडिंग कर पाए थोड़ा बहुत। केमिस्ट्री में इतनी कोडिंग नहीं होती है जितनी सीएस वाले लोग करते हैं, बट अगर किसी को इंटरेस्ट है पूरी मशीन लर्निंग सीखने में, तो डेफिनेटली दे कैन गो फॉर कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री। तो जहां आपका इंटरेस्ट परस्यू करता है, अगर आप उस प्रोजेक्ट में जाओगे तो यूल नेवर रिग्रेट नहीं करोगे कि आपने वो क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको नया वहां सीखने को मिलेगा। जैसे मुझे ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट है, तो मेरे को थ्योरी ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट था, बट अब जब मैं उसको रिसर्च में लेके आई कि एक्चुअली प्रैक्टिकली वो रिएक्शन अगर मैंने एक पेपर पे लिखा और उसको मैं लैब में परफॉर्म कर रही हूँ, वो कैसे होती है, क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सिंस मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट था, मुझे और अच्छा लगा जब मैंने उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया। ठीक है, बट यहाँ पे इसके यहाँ एक चीज अलावा और मैं आपके पूछूंगा, पास अगर जैसे या प्लीज तो कंटिन्यू। मैं यहाँ पे एक चीज और पूछूंगा, जैसे रिसर्च की थोड़ी बात चली रही है, अभी आपने थ्योरी का ही बात की, एक्सपेरिमेंट की बात की, तो जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं और जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उनमें क्या फर्क होता है? जैसे हम सोच के चलते हैं ना कि यार ये रिजल्ट आएगा, लेकिन फिर तो हम वर्क करते हैं उसके ऊपर तो आता नहीं है। तो उस चीज को आपने कैसे डील किया उस टाइम पे, और मतलब क्या क्या चीजें आपने फेस किया, थोड़ा बहुत उसका आइडिया दे दो ताकि बच्चों को थोड़ा सा रिसर्च के बारे में आइडिया कि रिसर्च एग्जैक्टली चीज क्या है और क्या वो हमसे मांगती है। तो अगर जैसे रिसर्च के बारे में बात करें तो मैं अपना एक एग्जांपल देती हूँ। मैं जब प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, तो एक रिएक्शन मुझे करना था, ए से बी बनाना था।
तो उसका सिर्फ एक ही पेपर अवेलेबल था, उसमें उन्होंने डायरेक्ट लिखा कि ये मिलाओ ये मिलाओ ये बन जाएगा। सिंपल जो अपनी कुकिंग रेसिपीज होती हैं किचन वाली, वो रेसिपी लिखी हुई थी ऐसे करो। मैंने कम से कम वो रिएक्शन 5 से 6 बार ट्राई किया सेम एज इट इज। मुझे भी नहीं पता कि मैं क्यों एज इट इज उसको ट्राई कर रही थी, बट मुझे कभी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था। तो या तो मुझे लग रहा था कि थ्योरी गलत है या मेरा एक्सपेरिमेंटल हैंड सही नहीं है। देन इवेंचुअली जब मैंने अपने प्रोफेसर से बात किया तो उनने मुझे कहा कि जो चीज सामने दिख रही है जरूरी नहीं है कि वो सही हो, उसमें कुछ हिडन चीजें होती हैं जो आपको समझनी होती है। तो बेसिकली वहां पे क्या था कि अगर आप जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हो उसको आप 180 डिग्री हीट करोगे, उसके बाद रिएक्शन करोगे तो वो रिएक्शन आपको एज इट इज रिजल्ट देगी। तो वो चीज वहां मेंशन नहीं थी बट वो होती है। तो थ्योरीज डेफिनेटली वर्क करती हैं प्रैक्टिकली, बट आपको 100% वो कभी लिख के नहीं देंगे कि ये चीज ऐसे जाएगी। तो थोड़ा वहां पे आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लगा के सोचना पड़ता है कि कैसे आप उस चीज को कंप्लीट करोगे। ये चीज तो है, किसी भी रिसर्च पेपर में 100% करेक्ट नहीं होता, थोड़ा बहुत उसके अंदर वो मिस रखते ही हैं, मतलब सारी चीज मेंशन नहीं करते क्यों, नहीं तो हाँ, दोबारा से रेप्लिकेट कर देंगे उस चीज को कोई भी पढ़ के, तो कुछ ना कुछ तो वो हिडन राइट, रखते ही हैं हमेशा। डेफिनेटली। और फिर वहां आपका बेसिकली रिसर्च चालू होता है कि आप कैसे अपना वहां पे माइंड यूटिलाइज कर रहे हो, आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हो और उस पर कैसे काम कर रहे हो फिर। Exactly. और फिर आपका केमिकल से रिलेटेड भी है, तो केमिकल हो सकता है कि वो पेपर हो किसी दूसरी कंट्री का, यूरोप का, वहां पर केमिस्ट्री का थोड़ा सा जो हाँ, केमिकल उनका कंपोजिशन अलग होगा, यहाँ पर में भी थोड़ा बहुत अलग चेंज होगा, होता है, उसका भी राइट, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। डेफिनेटली। हाँ, लगे यहाँ पे मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है कि जैसे आप केमिकल और केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम, तो आईआईटी हाँ, बॉम्बे में एक केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी है। मतलब स्टूडेंट्स को राइट। बताओगे कि क्या वो सेम डिपार्टमेंट है ये केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग का, नहीं, या अलग अलग लैब्स हैं इनकी? तो ऐसे कहें कि बिल्डिंग एक है बट फ्लोर्स अलग हैं। सो बेसिकली इट्स अ कंप्लीट केमिस्ट्री का बिल्डिंग, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर इज गिवन टू द केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो उनका काम भी अलग होता है, उनकी लैब्स भी अलग होती हैं। केमिस्ट्री सेकंड और थर्ड फ्लोर पे, बट कभी कभी क्या होता है कि आपको कोलैबोरेटिव वर्क करना पड़ता है केमिकल इंजीनियरिंग वालों के साथ, क्योंकि सारी चीजें मतलब जो सारे प्रॉब्लम्स होते हैं वो सिर्फ केमिकल प्रॉब्लम्स नहीं हो सकते हैं, लेकिन भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स ऑल्सो, और वहां पे आपको केमिकल इंजीनियरिंग हेल्प करती है। तो कभी कभी कोलैबोरेशन होता है बट दोनों सेपरेट है। ठीक है जी। ओके, तो अब थोड़ा सा कैंपस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे आपने आईआईटी बॉम्बे में 2 साल वहाँ पर बिताए हैं, तो मतलब कैसा क्या माहौल रहा, क्या क्या वहाँ पर एक्टिविटीज होती थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दो, और आपने कैसे उन चीज़ों का कुछ फायदा उठाया कि नहीं उठाया, तो वो सब। अच्छा, तो इट्स लाइक कि अभी भी मैं मुंबई में ही हूँ, तो मैं अभी भी कैंपस जाती रहती हूँ। आई एम इतना कनेक्टेड हूँ मैं कैंपस से कि अभी भी ऐसे 1-2 महीने में उठ के कभी भी संडे को कैंपस चले जाओ। तो मतलब वहाँ बैठ के ही अच्छा लगता है, ऐसा कैंपस है। इतना ग्रीनरी है, इतना पीस एनवायरनमेंट है, बोट हाउस है, काफी ऐसी जगह है जहाँ पे यू कैन जस्ट सिंपली सिट और रिलैक्स कर सकते हो। उसके अलावा जो भी आईआईटी का अपना एक्सपीरियंस होता है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। आपको एक्टिविटीज करने को मिलेंगी, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको खाने की जगह इतनी अच्छी अच्छी मिलेगी, चिल करने को काफी चीजें होंगी। तो सारा मिक्सचर होता है, बस आपको वहाँ पे मैनेज करना होता है कि कैसे कैसे आप डिफरेंट चीजों में प्रोसीड करोगे, कि व्हाट आर योर इंटरेस्ट। जैसे मेरे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, तो मैंने इंटर डिपार्टमेंट, इंटर डिपार्टमेंट, इंटर हॉस्टल, ये सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है। फिर मुझे ये क्या कहते हैं, जो सोसाइटीज वगैरह होती हैं, इनको ज्वाइन करने का इंटरेस्ट था, तो मैंने कॉन्वोकेशन के टाइम पे उसको हैंडल करने के लिए डिपार्टमेंट कॉन्वोकेशन, इंस्टीट्यूट कॉन्वोकेशन में पार्टिसिपेट किया था। अदर देन दैट, जो हमारा एक आईएससीपी का चेंज चलता है विच इज योर स्टूडेंट कंपेनियनशिप, तो उसमें आई वॉज द डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर, जहाँ पे आपको बेसिकली जो भी आपके जूनियर्स आते हैं उनको आप कैसे उस इन्वायरमेंट में अडेप्ट कराओगे, उसके लिए एक पूरी टीम बनी हुई है आईआईटी में, सो दैट उनको कोई डिफिकल्टी ना हो, अकेडमिक इश्यूज ना हो, नॉन अकेडमिक इश्यूज ना हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो होम सिकनेस हो जाती है, कुछ लोगों को पढ़ाई का लेवल एकदम चेंज हो जाता है, तो उन सब से उनके साथ डील करने के लिए आई वॉज द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, जिसको आईसीपी वहां पे बोलते हैं। तो ओके, तो आपने अदर इतनी देन, सारी चीजें बोली हैं, तो इन सब को आपने मैनेज कैसे किया अपने, मतलब वही टाइम है क्योंकि आपके एकेडमिक्स भी काफी हैं, फिर आपने हो सकता है कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किया हो, नेट गेट के लिए, और वो आपके क्लियर भी होंगे, हाँ, है ना? ठीक है, और फिर आपने प्लेसमेंट भी आपने किया, प्रोजेक्ट भी आपका चल ही रहा था, तो आपने सारी चीजें एक साथ मैनेज कैसे की हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया दे दो, ताकि टाइम मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा सा आइडिया लग जाए बच्चों को कि कैसे क्या हो सकता है।
तो बेसिकली डेफिनेटली टाइम मैनेजमेंट तो रिक्वायर्ड है। कोर्स ड्यूरेशन आपका 2 इयर्स का होता है। तो इन दैट विथ मतलब अगर आप डेली भी 1 घंटा एक अपनी हॉबी के लिए निकालोगे तो वो एक तो आपको फ्रेशन अप करेगा, प्लस आप कोई नई चीज वहां पे सीखोगे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो सारी चीजें थी ये अलग अलग फ्रेम में, लाइक जो अगर मैं इंटर डिपार्टमेंट टूर्नामेंट्स की बात करूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा खेलती हूँ बट आई एम इंटरेस्टेड, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करती थी। जीती कुछ नहीं हूँ बट पार्टिसिपेट किया है। तो उसमें वो सारे फर्स्ट सेकेंड सेम में चले। थर्ड सेम में मेरा डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर वाला रोल आया, तो उसमें वो जो जून जुलाई वाला पार्ट होता है दैट वाज अगेन इम्पोर्टेंट। तो तब वो काफी हेक्टिक होता है क्योंकि तब हमारे जूनियर्स आते हैं, तो वहां पे आपको थोड़ा हैंडल करना होता है। प्लेसमेंट आपका उसके बाद होता है। तो मतलब हर एक चीज एक इंटरवल में चल रही थी। ऐसा नहीं कि मैं किसी टाइम पे सिर्फ मतलब ऐसे ही कुछ नहीं है, हर इंटरवल पे कुछ ना कुछ था, तो उस अकॉर्डिंग वो मैनेज हुआ। तो दिसंबर में प्लेसमेंट वाला टाइम आया एंड उसके बाद फिर फेब में गेट का एग्जाम था। तो मतलब सारी चीजें एक इंटरवल्स में चल रही थी, तो वो इजीली मैनेज हो गई। ठीक है। तो नेहा, जैसे ये एग्जाम्स वगैरह तो हर कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी के बच्चे प्रिपेयर कर सकते हैं, बट आईआईटीज अब अलग से क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, इसके बारे में थोड़ा आइडिया दोगे? फॉर दी एग्जाम्स जैसे जो अपने गेट हो गया, नेट हो गया, इसके लिए? यस, ओवरऑल इसके लिए भी एंड जनरल। ओके तो बेसिकली अगर आप अपने आईआईटी का कोर्स स्ट्रक्चर उठाओगे, तो जब आप उसको पढ़ते हो ना, यू अंडरस्टैंड कि भाई उनका लेवल इतना है। जो आप एग्जाम देने जाते हो वहां पे जैसे क्वेश्चंस होते हैं, तो जैसे अगर मैं बात करूँ, हमारा जैम का एग्जाम हुआ था। जब हम वो जैम का एग्जाम दे के यहाँ पे आए और उसके बाद जब हम पढ़ते थे तो हम कहते थे अरे ये क्वेश्चन तो जैम जैसा है, रिलेटेड है। बिकॉज यू स्टडी दोज टाइप ऑफ थिंग जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। वो कोर्स स्ट्रक्चर ही इसी टाइप डिजाइंड है। एंड प्लस जो आपका एग्जाम्स बनाने की कमिटीज होती है जैम और गेट की, दैट आर फ्रॉम आईआईटी। तो वो एक ही फैकल्टी का मतलब सेम टाइप ऑफ फैकल्टीज हैं जो इसके पीछे वर्क करती हैं, और उनका पढ़ाने का तरीका भी वही होता है। तो विदाउट एनी कोचिंग एंड कोचिंग यू कैन डेफिनेटली परस्यू फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम फ्रॉम आईआईटी इटसेल्फ। ओके। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये आपकी आईआईटी बॉम्बे की जर्नी काफी अच्छी रही है, तो आपको आईआईटी में 3 सबसे अच्छी चीज कौन सी लगी है? एक बार थोड़ा रिपीट टाइम ले करना क्वेश्चन। कि आईआईटी में तीन? आपको सब 3 सबसे अच्छी चीज कौन सी लगी है, मतलब ओवरऑल, मतलब आपका क्या अच्छा रहा है आईआईटी के साथ एक्सपीरियंस काइंड ऑफ। तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस तो होता है वहाँ पे जो फेस्ट वगैरह होते हैं आपके सारे। मतलब अगर पढ़ाई को ट्रू। साइड हटा दे तो ये सारी चीजें हैं कि फेस्ट का जो 4 डे का इंटरवल हो गया, टेक फेस्ट हो गया, मूड आई हो गया, मतलब ये जो भी सारे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज वहाँ पे होती हैं वो सबसे बेस्ट होती हैं वहाँ पे। उसके अलावा कैंपस, पूरा कैंपस इट्स लाइक आई गेस 450 एकड़ का पूरा कैंपस। उसमें आप कितने बजे भी कहीं भी चले जाओ आपको बहुत अच्छा लगेगा कहीं भी बैठ के। एंड एक दो उसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें अभी लिस्ट आउट करने में काफी डिफिकल्टी हो जाती है। नहीं, समझ गए। एंड उसके यस। अलावा जो मतलब रिसोर्सेज प्रोवाइडेड हैं, लाइक लाइब्रेरी, रीडिंग हॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, खाना, ये सारे जो भी रिसोर्सेज हैं दोज आर दी बेस्ट दैट आर अवेलेबल। ठीक है। तो जैसे 2 साल में काफ़ी कुछ करने के लिए है स्टूडेंट्स वहाँ पे, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं जनरली कि पहले साल वो सोचते हैं कि चलो एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ क्या 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 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और कुछ खास करते नहीं है खुद से। तो उन्हें स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए, कुछ थोड़ी एडवाइस दोगे? मतलब आई विल सजेस्ट कि स्टार्टिंग, मतलब मेरा पर्सपेक्टिव है, ये सबका अपना अपना होता है। स्टार्टिंग में आई विल सजेस्ट कि पहले अगर आप अपने कोर्स स्ट्रक्चर से यूज टू हो जाओ कि आपका ये शेड्यूल है, उसको अगर आप एक बार सेट कर लो, उसके बाद जो आपकी हॉबीज इंटरेस्ट है, कि जैसे स्पेशली लड़कों को होता है कि भाई क्रिकेट का इंटरेस्ट है, तो देन दे कैन परस्यू दैट। बट अगर एक बार आप अपना अकेडमिक वाला पार्ट सेव कर लोगे कि भाई ये ऐसे ऐसे मैनेज हो जाएगा, इतना इतना मुझे करना है इस टाइम पे, उसके बाद जब भी आप अपनी दूसरे पार्ट में पार्टिसिपेट करोगे तो वहां आपको कभी स्ट्रेस नहीं लगेगा कि अरे मेरा कल एग्जाम है, इसकी तैयारी नहीं हुई है। आप इजीली वो चीजों को मैनेज कर सकते हो फिर। ठीक है। मतलब पहले से एकदम ऐसे एक्सप्लोरेशन वाले पार्ट में नहीं चले जाना चाहिए आई से, कि चीजों को मैनेज करके साथ में एक बार यूज टू हो जाओ, उसके बाद तो आप ज्यादा टाइम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज पे दे दो तो भी चलता है फिर। और वहाँ पे जनरली मास्टर्स जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री, उन्हें इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ अगर मिलती हैं
तो कौन से ईयर में मिलती हैं और कहाँ जाने की मिलती है, थोड़ा इस पे आइडिया दोगे? हाँ डेफिनेटली। तो बेसिकली अगर अपन इंटर्नशिप्स की बात करें तो कुछ ऐसी होती हैं जो आपको कॉलेज के थ्रू मिलती हैं, कुछ के लिए आपको खुद को एफर्ट्स लगाने होते हैं कि आप अप्लाई करो, उसका रिजल्ट आएगा और फिर आपको, तो जैसे मेरा इंटर्नशिप था वो JNCSR बैंगलोर में किया है मैंने, तो वो मैंने खुद ही अप्लाई किया था बाय माई सेल्फ एंड देन वहाँ पे सिलेक्शन हुआ और फिर मैं वहाँ 2 महीने इंटर्नशिप के लिए गई। तो जो टाइमलाइन होता है बेसिकली आपका जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है उसके बाद जो आपका समर वेकेशन वाला गैप आता है उसमें आपको जाना होता है बिफोर दी सेकेंड ईयर एंड आफ्टर दी फर्स्ट ईयर। तो जो कॉलेजेस से अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो डेफिनेटली आपको फॉरेन कंट्रीज में मिलती हैं। जैसे अगर मैं हमारे बैच में बात करूं तो लोग मेरे बैचमेट्स हांगकांग गए थे, दे वेंट टू जर्मनी एंड दे वेंट टू इंडियाना यूनिवर्सिटी। तो मतलब फॉरेन अपॉर्चुनिटीज में मिलती हैं 2 महीने के लिए। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी क्योंकि वहां से आपको एक्चुअल आइडिया लगता है कि क्या आपको आपका करियर आगे PhD में परस्यू करना है, क्योंकि यूजुअली IIT से स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि भाई हम बाहर जाएं। तो आपको एक बाहर का एटमॉस्फेयर पता चलता है कि आपके वो 2 महीने में आप आइडिया लगा सकते हो कि आगे के 4 साल जब आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो आपको कितना हेल्पफुल होगा। वो डेफिनेटली हेल्पफुल होगा, बट आप कितना इन्वेस्ट होना चाह रहे हो उसमें। तो ये अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे अवेलेबल होती है। अदर देन कॉलेज जहाँ आप अप्लाई कर सकते हो तो वन इज नोन एज IES, इंडियन अकेडमिक साइंसेज के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। देन देयर इज JNCSR का अलग से होता है। कुछ लोग ONGC के लिए अप्लाई करते हैं इंटर्नशिप के लिए, वो भी आपको सेल्फ करना होता है अप्लाई। तो एंड इंडस्ट्रीज में आप अप्लाई कर सकते हो। हमारे बैच में किसी ने नहीं किया था इंडस्ट्री से अप्लाई, बट आप ट्राई कर सकते हो और अगर आपको मिल गया तो आपको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी मिल जाएगा कि कैसे वहाँ पे काम होता है एक्चुअली। ओके मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन, अब आप इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप की बात कर रहे हो तो लेट्स से किसी स्टूडेंट को करना हो अप्लाई, तो वो कैसे करना है और कब उसको स्टार्ट कर देना है? मतलब कि जस्ट 1 महीना पहले या पहले से बात करके रखनी पड़ेगी कि मैं आने वाला हूँ तब मेरा 2 महीने का गैप आएगा कोर्स में, तो उसके हाँ बारे में तो थोड़ा सा। बेसिकली अगेन ओके, तो इट डिपेंड्स। जैसे इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप का मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट व्हाट आई हैव हर्ड, जैसे अभी मैं इंडस्ट्री में हूँ तो काफी लोग अप्लाई करते हैं इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप्स के लिए। तो उसके लिए आपको कंपनी सेलेक्ट करनी होगी इंडिविजुअली। आप उनको मेल पुट करो कि आपको ऐसे ऐसे इंटरेस्ट है आपके R&D ज्वाइन करने का, एंड इफ दे अग्री, मतलब आप जब ये प्रोसेस 4-5 महीने पहले से स्टार्ट करोगे तो क्या होगा कि आपको वाइड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो सकता है कोई कंपनी 15-20 दिन बाद रिप्लाई दे रही है, तो आप एक गैप लेके चलो एटलीस्ट 2-3 मंथ्स का जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो, एंड देन यू हैव ऑप्शन कि ठीक है मेरे पास ये ऑप्शन है, मुझे कहाँ ज्वाइन करना आई कैन डिसाइड। सिलेक्शन प्रोसेस का कोई आइडिया है, मतलब कि वो क्या इंटरव्यू लेते हैं या किसी एग्जाम के बेस के ऊपर कुछ शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह कैसे क्या करते हो? नहीं नहीं, एग्जाम बेसिस पे नहीं होता है। इट्स बेसिकली फॉर्म जैसे अगर कोई कंपनी ट्रेन ले ही रही है इंटर्नशिप के लिए बच्चे, मतलब जैसे हमेशा करते हैं अगर वो लोग, तो डेफिनेटली उनका एक क्राइटेरिया होगा कि वो इंटरव्यू बेसिस पे करेंगे। बट अगर आप कोई खुद से एपिंग करके एक नई कंपनी फाइंड कर रहे हो कि मुझे यहाँ पे इंटर्नशिप करना है, इस कंपनी में जाना है, तो आप खुद उनको मेल डालोगे और अगर उनके पास वो पोजीशन वेकेंट होगी तो डेफिनेटली आपको वो लोग ले लेंगे। ओके बट इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को क्या क्या स्किल्स गेन करनी चाहिए IIT में जाके कि उन्हें अच्छे ऑफर्स मिले या अच्छी इंटर्नशिप मिले वहाँ जाके? तो बेसिकली अगेन डिपेंड करता है कि आप कोर में जाना चाह रहे हो कि नॉन कोर में जाना चाह रहे हो। ठीक है, पहले तो आपकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं, आपका कम्युनिकेशन हो गया, आपका मैनेजमेंट स्किल्स हो गया, कैसे आप डिसीजन सॉल्विंग हो गया, आप कैसे प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, ये सब तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली जब आप IIT में डिफरेंट चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हो तो ये सब डेवलप होता है। उसके अलावा अगर हम कोर में बात करें तो आपके जो बेसिक्स हैं केमिस्ट्री में, दैट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड मतलब क्योंकि जब आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ यू कैन आंसर दैट इंस्टेंटली, तो वो वहां पे रिजल्ट में दिखता है कि भाई इसको पूरा नॉलेज है केमिस्ट्री का, एंड डेफिनेटली अपनी थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली लगा सकता है। तो इंटर्नशिप बेसिकली आपको एक एज देता है कि आप अपना एक्सपेरिमेंटल हैंड को स्ट्रॉन्ग कर सको। ठीक है जी। सो थैंक यू नेहा, आपने काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की और काफ़ी अच्छा लगा सुन के, और आई होप कि स्टूडेंट्स को भी काफ़ी हेल्पफुल लगा हुआ है। तो गाइस इस पर्टिकुलर सेशन के लिए सिर्फ इतना ही। जो नेक्स्ट सेशन है उसके अंदर हम प्लेसमेंट जर्नी के बारे में बात करेंगे कि क्या 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 चीज़ें इन्होंने की कि इनको प्लेसमेंट मिली दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे और कहाँ पर इनकी प्लेसमेंट लगी है और कैसा इनका वहाँ पर एक्सपीरियंस है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहे होंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन के अंदर। इस सेशन के लिए सिर्फ इतना ही। टिल देन बाय।